नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। अध्यादेश पर समर्थन के बहाने केजरीवाल विपक्षी एकता के मिशन पर निकले हैं और इसी सिलसिले में केजरीवाल ने आज रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मोदी सरकार के खिलाफ एक दूसरे को समर्थन देने पर बात भी हुई, लेकिन विपक्षी एकता की बात बनती नहीं दिख रही। विपक्षी एकजुटता के सहारे बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दावा करने वाले विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने से पहले अब जोर का झटका लगा है। बीजेपी को मात देने के लिए पटना में 12 जून को विपक्षी दलों का जमावड़ा लगाने की कोशिशों को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन इस बैठक से पहले ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने यू टर्न ले लिया है। वहीं अध्यादेश के मसले पर कांग्रेस इस पसोपेश में फंसी है कि केजरीवाल का समर्थन किया जाए या फिर नहीं, क्योंकि कांग्रेस के भीतर केजरीवाल को समर्थन देने को लेकर दो गुट बन चुके हैं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठने लगे हैं कि क्या विपक्षी एकता के जरिए मोदी सरकार को सत्ता से हटाने का विपक्ष का सपना आंख खुलने से पहले ही टूट जाएगा।
यहाँ तो बनने से पहले ही विपक्षी एकता बिखरती दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि मजबूत विपक्ष के जरिए बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दावा आखिर पूरा कैसे हो पाएगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी मेहमानों से। मेरे साथ डॉक्टर टीना कर्मवीर हैं, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए पार्टी के प्रवक्ता अश्वनी शाही जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। प्रोफेसर के त्रिपाठी प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। संजय चक्रवर्ती साहब, आप टीएमसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत में टीना कर्मवीर जी आपसे ही करूंगा। मिशन 2024 को फतेह करने को लेकर विपक्षी एकजुटता का दावा किया जा रहा है, लेकिन क्या ये दावा मिशन इम्पॉसिबल में तब्दील होता जा रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि विपक्ष जो है वो एकजुट है। इससे इसको जो कि 12 जून को देखिए बैठक भी होने वाली है पटना के अंदर। मेरा जिस तरीके से देखिए राहुल गांधी जी ने जो कहा वो महत्वपूर्ण है। उनका कहना ये है कि विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से एकजुट है। हाँ, कुछ हम आपस में एक दूसरे से कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन उन जितनी भी कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा और जो आपसी बैठकों का दौर शुरू होगा और उस पर बात की जाएगी। तो जाहिर तौर पर ये दिख रहा है कि सभी विपक्ष एकजुट होकर 2024 में भाजपा को सत्ता से बाहर करना है। हमारा मेन उद्देश्य यही है, क्योंकि जिस तरीके से इस देश के अंदर तानाशाही बढ़ी है। और मैं अभी पढ़ रही थी, न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट आई जिसमें देखिए मोदी से भाजपा की सरकार की अगर हम बात करें तो मोदी के ऊपर देश के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर 300 करोड़ रुपए का प्रिंट मीडिया की तरफ से खर्च किया गया है। तो आप सोचिए कि एक टैक्स पेयर का पैसा जो है, जो कि देश की जनता के विकास में लगाना चाहिए, वो पैसा कहाँ लग रहा है। तो इस सरकार को हम पूरी तरीके से सहमत है, चाहे संजय राउत जी हैं या जितने भी विपक्षी दल के जो नेता हैं, वो सब एकजुट पूरी तरीके से है। जी, केसीआर साहब का यू टर्न क्या विपक्षी एकता में दरार के तौर पर नहीं देखा जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कुछ आगे पीछे होता रहता है, लोग आपस में एक तरीके से जिसे कहें कि भिड़ाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए कि जब चुनाव होंगे तो देखिए सब लोग एक साथ आएंगे। कैसे होंगे? उन्होंने तो कह दिया कि मैं तो अब तेलंगाना मॉडल पर काम करूंगा। विपक्षी एकता किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी पर घृणा पर आधारित नहीं हो सकती ना। राहुल गांधी जी भी बाहर। जिस तरीके से सब लोग आपस में मिलकर चर्चा करेंगे तो चर्चा का तो यही अंतिम फैसला यही होगा कि निर्णय लिया जाएगा उस समय क्या होता है क्या नहीं। अभी तो फिलहाल तो इस पर मुझे लगता है कि हमारी पार्टी का तो यही रुख है। जी, के त्रिपाठी जी, विपक्षी एकता की आवाज कौन बनेगा, नीतीश कुमार या फिर अरविंद केजरीवाल? देखिए अक्षय जी, माननीय नीतीश कुमार देश के सबसे बड़े नेता हैं और देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है उसमें भी वो केंद्र में 2-3 बार मंत्री रह चुके हैं। लगभग 17 वर्षों से बिहार को सुशासन के दिया है और उसी के नाम से उनको सुशासन बाहुल जाना जाता है। मेरा मानना है कि अगर किसी में कोई प्रयोग हुआ है तो बिहार में हुआ है। बिहार में नीतीश कुमार 7 पार्टियों को एक साथ लेकर के वहां सत्ता चला रहे हैं। एक प्रयोग करके उन्होंने देखा और प्रयोग बहुत सफल रहा और उसी के आधार पर उन्होंने देश में मोदी सरकार को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो आज दम्भ में जी रही है कि जैसे बहुत पहले मुझे 77 की बात याद आती, मैं राजनीतिक विद्यार्थी रहा हूँ, तो उस दौर में था लोग कहते थे इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। तो ये कहा जाता था, लेकिन वो दम्भ जो है वो टूट गया। 77 में आते आते 74 में इमरजेंसी लग गई और 77 में जनता पार्टी आई और ये पैकअप हो गए कांग्रेस के लोग। और वही दम्भ इस समय चल रहा है और इस दम्भ को अगर आप देखें तो किसान बेहाल है, मजदूर बेहाल है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। आपका जो बेरोजगारी का ये है 4 करोड़ लोग नौजवान बेरोजगार हैं, 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हुई। त्रिपाठी जी, 2 करोड़ का विपक्षी एकता कैसे होगी, मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं, लेकिन आज हम इसी पर फोकस रहते हैं ना कि जिस विषय के साथ हम लोग चर्चा के लिए बैठे हैं कि विपक्षी एकता आपकी मजबूत कैसे होगी। देश के सारे विपक्ष के नेताओं से उनकी एक बार मिलकर के चर्चा हो चुकी है और इसके ठोस परिणाम आगामी 12 जून को आपको दिखाई पड़ेगा। और ये कौन कौन से दल शामिल होंगे 12 जून को, जो आप लोग विपक्षी एकजुटता करने की कोशिश कर रहे हैं? 12 जून को सारे दल शामिल होंगे। उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की अहम भूमिका होगी।
बगैर कांग्रेस का कोई विपक्षी दल या विपक्षी पक्ष मजबूत नहीं हो सकता है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। बगैर कांग्रेस को नहीं चलेगी। उससे सारे विपक्ष के लोग आएंगे, कांग्रेस के छतरी के नीचे आएंगे और उनसे सीट का आपस में तालमेल होगा। और हमारा अपना मानना है जो जनता दल यू का कि हर भाजपा कैंडिडेट के खिलाफ एक विपक्ष का मजबूत उम्मीदवार खड़ा किया जाए। नहीं, आपने कहा कि ठीक है, मजबूत उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा और तमाम दल साथ में भी आ जाएंगे। मैं त्रिपाठी नहीं, आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा। एक सवाल भी जोड़ देता हूं। सवाल इस बात को लेकर है ना कि जो दल कांग्रेस से टूटकर अलग हुए, भले ही आज वो एक दूसरे के शत्रु के तौर पर ना हो, लेकिन अपने अपने राज्यों में एक कड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर तो है ना। अच्छा जी, मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन अगर भाजपा से सबको परेशानी है, उस परेशानी कारण जब आप जानते हैं, हम लोग गांव के रहने वाले हैं, जब बाढ़ आ जाती है तो तालाबों में जो बांस खड़ा रहता है उसी पे सारे जानवर चले जाते, इकट्ठे हो जाते हैं, जो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो आज मुल्क के सामने एक बड़ा संकट है और उस मुल्क के चलिए खैर, आप कह रहे हैं कि मुल्क के सामने संकट है, लेकिन कुछ नेता कहते हैं कि विपक्षी दलों के ऊपर संकट है अपने अस्तित्व को बचाने का। मैं संजय चक्रवर्ती साहब आऊंगा। ठीक, मैं त्रिपाठी नहीं आऊंगा। अच्छा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ईडी सीबीआई जो लगाना हो लगा दे माननीय नीतीश कुमार के। ठीक, पार कैसे पाइएगा? आपने खुद ही उसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है, उससे पार कैसे पाएंगे? जो क्षेत्रीय दल हैं, तमाम लोगों की ऐसी नसें दबी हुई हैं। अगर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप आप लोग लगाते हैं, अगर ऐसा वाकई में है तो फिर क्या ये डर चुनाव के पहले खत्म हो पाएगा? मैं संजय चक्रवर्ती साहब, विपक्षी एकजुटता के दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन कितना चुनौतीपूर्ण काम इसको आप मानते हैं? देखिए, पहले मैं आपके ही चैनल में इस बार बता चुका हूँ कि इस बार ये लड़ाई है विपक्ष सरकार की नहीं है। ये मोदी सरकार और जनता की लड़ाई है। और ये लगातार और ये बल मिल रहा है, ये मजबूती मिल रही है किस तरीके से ये तानाशाही जो इनकी बढ़ती चली जा रही है। आज इन्होंने मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो महिलाओं का अपमान जो लगातार हो रहा है, इससे बढ़कर तानाशाही क्या हो सकती है? अब खुद ही बताइए कि इंटरनेशनल लेवल की जो महिलाएं जो देश की तिरंगा की शान है, अगर उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है तो आप समझ सकती है कि 50% जनसंख्या वाली महिलाएं जो हैं, आप उनके रिप्रेजेंटेटिव करने वाले की आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी तानाशाही लेवल जो है वो हाई लेवल पहुंच चुका है। ये इमरजेंसी से भी खतरनाक हो चुका है। इमरजेंसी में इतना खतरनाक नहीं था जो इतना खतरनाक अब हो चुका है। तो अब ये जितने मतभेद है भुला करके सारे के सारे विपक्ष आपको देखेंगे, आपको यहाँ पे मिलेंगे, सब यही मिलेंगे। 12 जून की हमारी एक बैठक हो रही है और जो नहीं आएंगे वो भी आएंगे। आपको ये भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि सबकी मजबूरी है। चलिए, ये तो आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जिनको नहीं आना है वो भी आपको इस मंच पर दिखाई देंगे। ठीक है चक्रवर्ती साहब, जनता के खिलाफ वो काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कांग्रेस की क्या भूमिका होगी? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की करीबी क्या बढ़ पाएगी? ये तमाम सवाल हैं। विपक्षी एकजुटता का मतलब क्या 2-4 दल मिल जाते हैं उसी से होता है? क्योंकि तमाम बड़े विपक्षी दल हैं जो अभी स्थिति अपनी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। चक्रवर्ती साहब, मैं आऊंगा आपके पास। देखिए, एक सेकंड में इसको जवाब दे देता हूँ। एक ही जवाब मैं आप ही को दे देता हूँ। अभी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मेघालय में अभी लड़ाई अपनी चुनाव लड़ा और मेघालय की सरकार को सबसे भ्रष्टतम सरकार बताया था और चुनाव के बाद उनके साथ सरकार बना ली। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से ये लोग अपना काम करेंगे और हमारे साथ भी ऐसे ही आपको मिलेंगे, लोग मिलेंगे। नहीं तो इस तरह के उद्गार तो कुछ कांग्रेस के लिए भी आप लोगों के हुआ करते थे ना, उसको भूल गए क्या? नहीं चक्रवर्ती साहब, मतभेद को भुला करके जनता के लिए काम करना पड़ेगा। चक्रवर्ती साहब, इस तरह के उद्गार तो आप लोगों के कांग्रेस को लेकर भी सुनने को मिलते थे ना इसके पूर्व में। अब भले ही दोस्ती की बात आप कर रहे हैं, चलिए खैर, ये तो वक्त के हिसाब से सियासत बदलती है ना, सियासत का तो दस्तूर यही है। लेकिन अश्वनी शाही जी, बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता, भले ही केसीआर साहब की तरफ से इसकी हवा निकाल दी गई हो, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाते हैं तो बीजेपी के सामने चुनौतियों का अंबार होगा, आसान नहीं होगा? आंकड़े तो आप लोग दे रहे थे अब की बार 400 पार। जी, अभी भी हम दे रहे हैं 400 पार। अच्छा जी, देखिए, अभी आपने कहा अगर विपक्ष एक हो जाए, आपके सवाल में ही जवाब है।
अगर विपक्ष एक हो जाए, अगर बुआ की मूछें होती तो फूफा उन्हीं को कहते। तो अगर मगर का सवाल मत करिए। अब कुछ आंकड़ों पर बात कर लेते हैं, क्योंकि यहीं पर बैठे हुए हमारी बहन कांग्रेस से बैठी हैं, संजय जी बैठे हुए हैं टीएमसी से। एक सिर्फ त्रिपाठी जी ने आगे आने वाले, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी आगे एकता की बात कर रहे हैं, उन्होंने बात की कि हम ऐसे लड़ेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे हम 12 तारीख के कार्यक्रम में सबको बुलाएंगे, लेकिन न कांग्रेस की तरफ से कुछ कहा गया, न टीएमसी की तरफ से कुछ कहा गया। ये लोग बेईमानी, शैतानी या मोदी की ये खराबी, मोदी की वो खराबी, इसी पर रह गए ये लोग। मैं कुछ आंकड़े के साथ बात करता हूं कि जैसे देखिए 475 का नारा दिया है नीतीश जी ने और ममता जी ने साथ में मिलकर, लेकिन 2014 के चुनाव में 268 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही या चुनाव जीती। जीती थी 23 पर 14 में, और 16 पे जीती थी जो भाजपा से सीधे लड़ाई हुई थी 176 सीटों पर, 192 सीटों पर, तो 176 भाजपा जीती 19 में, और 189 पर लड़े तो उसमें 166 जीती भाजपा, बाकी कांग्रेस जीती। अब कांग्रेस के पास 2014 में 268 सीट पर 2 नंबर रहने का मौका मिला और 261 पर 2019 में। अब ये बताइए कि 475 सीट में 261 सीट पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही या जीती, तो क्या उतनी सीट से ऊपर ही वो मानेंगे, उससे नीचे तो मानेंगे नहीं। सीट शेयरिंग की बात मैं कर रहा हूं। अब ममता बनर्जी जी बंगाल में कितने सीट दे देंगी, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें दे देंगे, त्रिपाठी जी जो 3 नंबर की पार्टी है, 2 नंबर आरजेडी है, ये दोनों लोग मिलाकर चला रहे हैं, ये कांग्रेस को कितनी सीट देंगे। मामला ये होता है, और कांग्रेस की छतरी के नीचे आने की बात नहीं, तो ये आंकड़े जुटाकर आप ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार। देखिए ये सिर्फ फुटअव्वल, अभी देखिए ये लोग, एक लाइन इनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो ये विपक्ष है, ये चर्चा में ही खर्चा हो जाएगा, इस चीज को मान लीजिए। आपने एक बात और भी कही थी, आपने अश्वनी जी एक बात और कही थी कि बुआ के मूछे लगा दो तो फूफा थोड़ा ही हो जाएंगे, लेकिन फूफा की मूछे हटा दो तो बुआ तो बना ही जा सकता है ना। बुआ बनाई जा सकती है, वो कपिल शर्मा शो में बनाते हैं लोग, लेकिन उसके बाद ही सारा एक्सपोज हो जाता है मामला ना, उसमें एक्सपोज हो जाता है मामला। लेकिन अब दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए नीतीश जी की रैली का, एक बार नीतीश जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ पटना में, केसीआर जी आए हुए थे जी, लेकिन केसीआर जी ने जब किया वहां अपनी एक रैली तो नीतीश बाबू को नहीं बुलाया। दूसरी बात, आप आंध्रा में चले जाइए, वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी जी इनके साथ हैं नहीं हैं, वो भाजपा के साथ आने के लिए बेकरार हैं। चंद्रबाबू नायडू भी भाजपा के साथ आने को बेकरार हैं। पवन कल्याण जी की भी पार्टी भाजपा के साथ आने को बेकरार है। अब आंध्रा की हम बात कर लिए, हमारा साउथ में हम नहीं है, हम एक स्टेट में विधानसभा में थे, लेकिन लोकसभा में अभी भी उस स्टेट में हम हैं। सिंगोल तो है ना, एकदम सिंगोल है, था और रहेगा, वो तो राष्ट्र की धरोहर है और रहेगी। तो हम लोग जिस चीज पर चल रहे हैं कि हमारी अपनी मेहनत है, हमको ये भानुमति का कुनबा नहीं जोड़ना है। हमारे साथ जो लोग थे वो लोग ठीक है, फिर से नहीं आपको आप लोगों को इसी बात का भरोसा है कि ना तो विपक्ष एकजुट हो पाएगा, ना ही एकजुट होकर कड़ा मुकाबला दे पाएगा, और यही वजह है कि आप 400 सीटों पर आंकड़ा कर रहे हैं। संक्षेप में जल्दी बोलिए, एक ब्रेक के लिए रुकना है। बस एक लाइन संक्षेप में बोलूंगा। अधीर रंजन चौधरी जी लगातार ममता जी के खिलाफ बोल रहे हैं, माकन साहब लगातार केजरीवाल के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या होगा ये सर? इसीलिए तो आज हम इस चर्चा को बहस में लेकर आए हैं कि विपक्षी एकता के बड़े बड़े वादे और दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावों का आधार क्या है? कि आखिर नीतीश कुमार जी ने प्रयास तो खूब किए, अरविंद केजरीवाल साहब से भी मुलाकात हुई, कांग्रेस अध्यक्ष से भी मुलाकात हुई है, क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में करीबी हो पाएगी? इस बात की कितनी संभावनाएं दिख रही हैं आपको? देखिए अक्षय जी, भारतीय राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना तो कोई परमानेंट दुश्मन होता है। ये भारतीय राजनीति की रही परंपरा रही है। और भारतीय राजनीति में जो भी हमारे प्रवक्ता भाजपा के कह रहे थे, इनको बता दूं कि 22 पार्टियों को लेकर के हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को चलाया, और इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को चलाने का श्रेय जिसको जाता है वो माननीय जॉर्ज फर्नांडिस को जाता है। इनकी पार्टी को सारे लोग, देश के तमाम पार्टियां अनटचेबल कहती हैं। त्रिपाठी जी, इतना धैर्य आज के नेताओं में है क्या? देखिए,
धैर्य बिल्कुल होना होगा। अगर धैर्य नहीं होगा तो हम इसको नहीं हटा पाएंगे। ये तो बहुत बड़ा पहाड़ होता गया है। इस पहाड़ को हटाने के लिए सभी को एक साथ आना पड़ेगा और सबको एक साथ जोर लगाना पड़ेगा। जहां तक सवाल है केजरीवाल और कांग्रेस का, कांग्रेस को बड़ा दिल रखना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा और जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको लेकर के आगे बढ़ना होगा। ये बड़ा दिल माननीय खड़गे साहब को दिखाना होगा, माननीय सोनिया गांधी को दिखाना होगा, राहुल गांधी को दिखाना होगा और सभी क्षेत्रीय पार्टियों को उनका हिस्सा उनको मिलना चाहिए। अगर वो समय से समायोजित होकर के लड़ाई लड़ी जाएगी तो इनको हम बाहर कर देंगे। उसके पीछे से भी एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, ये 38% वोट लेके सत्ता में आए, 62% 64% वोट जो बाहर, अगर वो विपक्ष एक साथ आ जाएगा और भाजपा का एक कैंडिडेट लड़ेगा और विपक्ष का एक कैंडिडेट लड़ेगा तो निश्चित रूप से जीत। देखिए, अगर तो आपने ही लगा दिया है ये, अगर मगर जब लग जाता है ना तब थोड़ा दिक्कत हो जाती है कि क्या वाकई में हो पाएगा, क्योंकि इससे पहले भी विपक्षी एकजुटता की कोशिशें हुई, नतीजा क्या हुआ। और ऐसा भी नहीं है कि इससे पूर्व में कभी मजबूत गठबंधन बना, लेकिन तब महत्वाकांक्षाओं को एक किनारे रखा गया था। लेकिन आज की डेट में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं में, उनके मुखियाओं में महत्वाकांक्षाएं तो झलकती हैं। इन महत्वाकांक्षाओं को दूर कर पाना डॉक्टर टीना आसान होगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, जिस तरीके से इन्होंने शिवसेना के साथ धोखा किया, अकाली दल के साथ किया, मुफ्ती जी के साथ किया, तो इससे ये साफ तौर पर दिख रहा है कि ये धोखेबाज पार्टी है, गद्दा, ये जिसे कहें कि इन पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। आप कर्नाटक में देखिए, जिस तरीके से इन्होंने जाके ये कहा कि अगर भाजपा की सरकार नहीं होगी तो दंगे हो जाएंगे, लेकिन इन्हीं की सरकार में मणिपुर में दंगे हुए। सरकार इनकी थी, डबल इंजन करते रहते हैं, जो कि आज के समय में ट्रबल इंजन बन गया है। इसे कहें कि डबल इंजन सरकार नहीं है, ट्रबल इंजन सरकार है। अब मैं विपक्ष एकजुटता की अगर बात करूं तो हम पूरी तरीके से श्योर है, जैसे राहुल गांधी जी ने जो भविष्यवाणी की है कि हमें इसमें समय लग सकता है, लेकिन हम इसमें पूरी एकजुटता दिखाएंगे और अपनी हम जो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं। क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है सबसे पुरानी पार्टी है और जिस तरीके से हम कभी ना मैनिफेस्टो में झूठ बोलते हैं। हमने कर्नाटक में 5 गारंटी की बात की तो 5 गारंटी दी। हम जो भी जिस भी स्टेट में, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, राजस्थान हो, इनकी सरकार के समय तो आप देखिए जो 400 के सिलेंडर था वो 1200 में मिल रहा है। तो इनके यहाँ ऐसा होता है कि इनके यहाँ तो झूठ बोला जाता है, झूठ पर परोसा जाता है जनता के बीच। लेकिन आज के समय में जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए एक्चुअल में जो कहें महंगाई पर बात हो, बेरोजगारी पर हो, और इसीलिए जो विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से डॉक्टर टीना, वो कांग्रेस पर बहुत भरोसा कर रही है। आपकी पार्टी के नेता, चाहे दिल्ली कांग्रेस के नेता हो, पंजाब कांग्रेस के नेता हो, वो तो केजरीवाल के बारे में इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट नेताओं के साथ किसी तरह का गठबंधन, नाम अध्यादेश के साथ जाने को तैयार हैं और ना ही विपक्षी एकता में उनको शामिल करने के पक्ष में। कांग्रेस पार्टी की परंपरा है, लोकतांत्रिक पार्टी रही है, उसमें सभी स्टेट यूनिट से चर्चा की गई थी और उससे रिपोर्ट ली गई थी। अब आप इसमें बुरा क्या है? इसमें तो अच्छा है कि सबके सामने है जो था कि रिपोर्ट्स में उन्होंने बताया कि उनकी क्या वो क्या चाहते हैं। स्टेट यूनिट अपने नेताओं के, अपने जैसे अध्यक्ष जी थे, राहुल जी थे, उस मीटिंग के अंदर उनमें बातचीत की। अब डिसीजन उनका है, निर्णय वो लेते हैं कि क्या केजरीवाल जी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो तो बात की बात है। नहीं तो डिसीजन कब होगा? ये डिसीजन कब होगा? अभी डिसीजन अभी कोई निर्णय आया नहीं, आएगा तो सब सबके सामने होगा कि क्या डिसीजन लिया गया है। अभी फिलहाल तो कोई डिसीजन है नहीं इसके ऊपर। लेकिन हाँ, ये है कि जैसे और पार्टियों के और दलों के साथ जो सहयोगी दल है उनके साथ पूरी तरीके से आश्वस्त है हम, पूरी तरीके से। केसीआर साहब तो किनारे हो गए। अब अरविंद केजरीवाल भले ही अध्यादेश पर समर्थन के लिए कांग्रेस से नजदीकी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो, असल वजह चक्रवर्ती साहब आपको क्या लग रही है? अध्यादेश के बहाने कहीं एक मजबूत मोर्चे की कवायद केजरीवाल साहब तो नहीं कर रहे हैं कि उधर कांग्रेस भी लगी है, केजरीवाल भी जुटे हैं कि अध्यादेश पर कितने दल हमारे साथ आते हैं तो क्यों ना खुद ही चेहरा बन जाया जाए? कांग्रेस इसी इंतजार में रहे कि राहुल ने भविष्यवाणी की है, राहुल गांधी ने। देखिए, इस समय पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई प्रधानमंत्री के पद की कोई लड़ाई नहीं है इस समय विपक्ष में। इस समय मैंने फिर बोला, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, ये जनता की लड़ाई है और जो जनता की लड़ाई में नहीं लड़ेगा वो पीछे हो जाएगा। और यही हम लोग लेकर के चल रहे हैं। एक तरफ से केजरीवाल प्रयास कर रहे हैं, एक तरफ ममता बनर्जी प्रयास कर रही है, एक तरफ
नीतीश कुमार जी प्रयास कर रहे हैं लोगों को एक जगह पे, एक दल पे इकट्ठा करने की। फिर रही बात कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, अगर केसीआर हमारे साथ नहीं आना चाहते तो ये जरूरी नहीं कि केसीआर नहीं आएंगे तो विपक्षी एकता नहीं आएगी। रही बात, अश्वनी जी को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप अपने पार्टी को संभाले, अपने दल को संभाले, क्योंकि सारे के सारे आपको छोड़ करके चले गए। 18 दल आपके साथ जो है बिदक चुके हैं 2014 के बाद से, ठीक है ना। और दूसरी बात, अभी हाल ही में मैंने अभी खबर पड़ी है कि इनके साथ जो एक दल है निषाद पार्टी, तो निषाद पार्टी भी जो है इनके चुनाव चिन्ह पे चुनाव पिछली बार लड़ी थी और इस बार वो जिद कर रही है कि वो अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ेगी। इसका मतलब आप समझ सकते हैं वो निषाद पार्टी क्यों अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ना चाहती, क्यों बीजेपी चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़ना चाहती। तो अब आप अपने घर को संभालिए, हम लोग अपने घर को संभाल रहे हैं। नहीं तो इसीलिए तो मैं आपके घर की बात जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए डिजर्व करती है। ये ममता बनर्जी के लिहाज से क्वेश्चन है। मैटर कतई नहीं करता कि इस समय ममता बनर्जी कितनी सीटें पे लड़ेंगी, कांग्रेस कितनी सीटों पे लड़ेगी। ममता बनर्जी तो सबसे पहले क्लियर कर दिया। नहीं तो टीएमसी ने तय कर लिया ना चक्रवर्ती साहब कि कांग्रेस के बैनर तले चुनाव लड़ने में 2024 का कोई गुरेज नहीं है। नहीं, बिल्कुल उन्होंने साफ कहा है, आपके सामने कहा है, उन्होंने सबके सामने कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है। हम लोग मन की बात नहीं करते, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बाकायदा। मन की बात 101 बार लोग कहते हैं, मन की बात नहीं करते, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बाकायदा। प्रेस के सामने ही बात हुई है और उन्होंने इस बात को कहा है कि 200 सीटें पे कांग्रेस आगे इस समय वो लीड करे। 12 जून को तय हो जाएगा कौन कौन साथ रहेगा, कौन कौन नहीं। बिल्कुल 12 जून अंतिम तिथि नहीं है। पहली बात, ये पहली बैठक है, ये अंतिम नहीं है, ये शुरुआत हो रही है और ये 2024 की पहली बैठक होने वाली है। इसके बाद भी अभी बैठक चलती रहेगी। और रही बात, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे दल जो इस समय भाजपा के समर्थन करने वाले हैं वो भी संपर्क में है, लेकिन अभी नहीं, लेकिन आने वाले चुनाव के 6 महीने पहले वो बाहर चले ठीक, ये तो नौमन तेल वाली बात हो गई। अश्वनी शाही जी वो तो दिखेगा ना समय, वो कह रहे हैं कि बैठकें भी होती रहेंगी, बातचीत भी होती रहेगी और अंत में बीजेपी को कड़ा मुकाबला हम देने को तैयार हैं। न सिर्फ कड़ा मुकाबला बल्कि सत्ता से बाहर कर देंगे। नहीं, कड़ा मुकाबला देना चाहिए। देखिए, इतनी बढ़िया टीएमसी में ममता जी सरकार चला रही है, इतनी सीटें मिली हैं। मामला वहां नहीं है, मामला भारतीय जनता पार्टी अपना मेहनत कर रही है। हमको अपने मेहनत पर भरोसा है। हमको, हमारा पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक सब लोग लगे हुए हैं, उसमें हमको कोई बात नहीं। हम तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं कि सारे दल। लेकिन उसके 2-3 उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए किस तरीके से इस हिंदुस्तान का एक बेमेल जोड़ी बना 2019 में। क्या किया उन्होंने? 15 सीटें। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, न कि राहुल गांधी जी या केजरीवाल जी या शरद पवार जी या ममता बनर्जी जी या नीतीश कुमार को नहीं देखना चाहती। सर्वे में उसके रिपोर्ट आ चुके हैं। अब एक छोटे से उदाहरण से बात शुरू करता हूँ। 7 सीटें हैं दिल्ली में, लोकसभा में। विधानसभा में कांग्रेस को 4% वोट मिलते हैं और लोकसभा में 22% वोट मिलते हैं। लोकसभा में वोट अच्छा खासा मिलता है, दूसरे नंबर पर 5 सीटों पर रही। लेकिन अब ये बताइए, केजरीवाल जी का इतना बड़ा जनाधार है, व्यापक है, तो क्या दिल्ली में उन 5 सीटों को देंगे कांग्रेस को जहां पर 22% वोट मिले? तो विपक्षी दलों में फूट यही तो चाहती है ना बीजेपी। फूट ये लोग खुद करेंगे, हम लोग क्यों चाहें? फूट के लिए तो ये लोग तत्पर और तैयार हो रहे हैं। अभी देखिए, ये महान भ्रष्टों की टोली के साथ आ गए केजरीवाल जी। दो लोग दिल्ली में, 2 मंत्री बंद, 2 मंत्री पंजाब में बंद। तो अब केजरीवाल जी तो चारों तरफ घूम रहे हैं अध्यादेश पर। कांग्रेस के छतरी के नीचे कौन आएगा? दूसरी बात, मैं यूपी में तो 2% और 6% लोकसभा में हो रहा है। यूपी में कोई समाजवादी पार्टी, इनको 6% वोट लोकसभा में पाए थे, उनको सीट देने से रही। बंगाल में 5% वोट पाए हैं ये लोग। लोकसभा में क्या ममता दीदी कितना सीट देंगी ये देखना होगा। तो ये चीजें आगे चलकर सिर्फ उटौवल कहाँ होगा। और अभी शुरुआत हो गई। त्रिपाठी जी से पूछिए कि अभी तेजस्वी यादव को कुम्हार प्रजापति सम्मेलन हुआ पटना में, उसमें मुख्य अतिथि बनाया गया किसको? तेजस्वी यादव जी को। कन्हैया जी को भी बुलाया गया, लेकिन कन्हैया जी के आने की वजह से वो नहीं पहुंचे। तो कांग्रेस और आरजेडी का मेल मिलाप यही तो मेरा सवाल भी था कि विपक्षी दलों में फूट, बीजेपी की यही तो मंशा है कि आपस में लड़ते रहें और
हमारे रास्ते की बाधा खत्म हो जाए। एक और खास मेहमान जी भी आ गए, देखिए पूछिए दिल्ली में कितनी सीट देंगे देखिए ना, एक और मेहमान इंट्रोड्यूस भी करा देता हूँ। प्रीतपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। प्रीतपाल सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। क्या रणनीति बनी पार्टी की? कांग्रेस की छतरी के नीचे जाने को तैयार हैं? देखिए, शाही जी अभी अपनी पार्टी की बड़ी व्याख्यान कर रहे थे और कह रहे थे कि देश चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा आ सर, मैं तो आपकी पार्टी के स्टैंड के बारे में जानना चाह रहा हूँ। छोड़िए ना शाही जी को। नहीं, उनका भी जवाब देके वो आपका भी जवाब दे देंगे। शाही जी कुछ थोड़ी जो आपके व्यूवर्स ने सुना होगा उसका जवाब भी बनता है। इन्होंने ये बता दे, अपने दिल पर हाथ रखे, 2014 का मैनिफेस्टो और 2019 का मैनिफेस्टो में एक काम गिनवा दे, इसी चैनल पे एक काम गिनवा दे कि नरेंद्र मोदी जी का कहा हुआ एक भी बात इन्होंने पूरी की हो। अभी इन्होंने कहा कि 2 मंत्री इनके जेल में हैं। अब ये शाही जी बता दे किस विषय में जेल में है और कौन सा प्रमाण इनके पास है। अरे आप तो कौन बनेगा करोड़पति खेलने लग गए। अरे प्रीतपाल जी, मेरा सवाल क्या था? अरे प्रीतपाल सिंह जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, विपक्षी एकता की बात हो रही है, उस पर आप जवाब देने के बजाय इधर उधर की बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, तो सवालों पे जवाब दीजिए ना। सर सुनिए ना, नहीं, आप सवालों का जवाब दीजिए, आप कंफ्यूज मत होइए। सुनिए, आप सवालों का जवाब दीजिए प्रीतपाल सिंह जी। आशीष मिश्रा टैनी किसानों के ऊपर गाड़ी चलाता है, तभी ये बंद नहीं करते। देश की बच्चियां जो देश को गौरव दिलाती है, हमारे देश को पदक दिलाती है, वो सड़कों पर बैठी हुई है। विपक्षी एकता पर बोलने के लिए कुछ है नहीं क्या अभी प्रीतपाल जी? अगर ना हो तो मैं अगले मेहमान के पास जाता हूँ। प्रीतपाल जी, 90% भारतीय जनता पार्टी की। अरे सुन तो लीजिए, अगर विपक्षी एकता पर बोलने के लिए अभी कुछ आपके पास नहीं है तो मैं दूसरे मेहमान के पास जाता हूँ। अब उस पर आ जाता हूँ सर। विपक्षी एकता भी देश में देख ली है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अभी आज के दिन झारखंड में उनसे मुलाकात हुई हो, जितने भी नेता है, विपक्षी नेता जितने हैं, सब लगभग ये चाहते हैं कि हम एक होकर जो देश को तोड़ने वाली नीति। कांग्रेस के साथ जा रहे हैं कि नहीं, मेरा सवाल ये था, क्योंकि तकरार तो वहाँ है ना। नहीं, अभी आज ही राहुल गांधी जी ने विदेश के पत्रकार से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के साथ गलत हुआ है, देश का संविधान खत्म किया जा रहा है, हम इस पर विचार कर रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता सहमत नहीं है ना सर? बैठी तो है डॉक्टर टीना, वो खुद स्वीकार कर रही है। नहीं, ये तो उनकी अंदरूनी बात है ना सर। भारतीय जनता पार्टी कितनी पार्टियों के साथ सरकार में आई थी, आज कितनी पार्टियां इनके साथ है? 18 राज्यों में राज कर रहे थे, आज कितने राज्यों में बच गई है, कितने राज्यों में समेट के आ गई है। 15 साल का राज इनका एमसीडी का खत्म हो गया। गुजरात के अंदर 41 लाख वोट आम आदमी पार्टी लेके चले आती है, 5 विधायक हमारे जीत आते हैं। गोवा में हम तो दिल्ली का जिक्र नहीं करेंगे? दिल्ली में 7 में से 1 भी सीटें नहीं जीत पाते हैं। मेयर हम लेके आते हैं। प्रीतपाल जी, दिल्ली में 7 में से 1 भी लोकसभा सीटों पर जीत नहीं दर्ज कर पाते हैं। लोग ये भी तो सवाल करेंगे। 7 मिलेगी सर। जिस तरह से सर, जब 9 मन तेल होगा तब राधा नाचेंगी, लेकिन अभी की बात सुनिए ना सर, सुनिए ना प्रीतपाल जी, इनको 7 सीटों से उतारेगी। प्रीतपाल जी, क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन में आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरने को तैयार है, हाँ या ना? देखिए, विषय ये नहीं है जो भविष्य के काल में पड़ा हुआ है। सर, हम विपक्षी एकता पर चर्चा कर रहे हैं, इस पर आपको निमंत्रण दिया गया है, आप कह रहे हैं कि विषय ये नहीं है। सर, आज विषय क्या है आपका विषय यही है ना कि विपक्षी एकता एक साथ है कि नहीं। आपको नहीं दिख रहा? जहां अरविंद केजरीवाल जी जा रहे हैं, बढ़ चढ़ के लोग आगे बढ़ रहे हैं। वहां का मुख्यमंत्री, वहां का पूरा अमला आके आगे कह रहा है। तो विपक्षी एकता का चेहरा आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल होंगे? नहीं प्रीतपाल जी, आप इसका मतलब कह रहे हैं कि विपक्षी एकता का चेहरा फिर केजरीवाल होंगे? बहुत महत्वपूर्ण है क्या केजरीवाल होंगे या राजीव गांधी होंगे या ममता बनर्जी जी होंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्या? अगर देश का संविधान नहीं बचेगा, देश का आपके पत्रकारिता के ऊपर ताला लगा दिया जाए और विपक्षी पार्टियों के कार्यालयों पे ताले लगा दिए जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का ये निर्णय सही है? नहीं तो लोग पूछेंगे नहीं, जब आप पहुंचेंगे लोगों के बीच में, लोग पूछेंगे नहीं। यही आरोप तो आप तब कांग्रेस पर लगाते थे और इसी नाम पर आपकी पार्टी का जन्म हुआ। नहीं, तो पीडीपी भारतीय जनता पार्टी कौन सी दूध की धुली हुई है जो हमारे देश के? तो समझौता समझौता कर रहे हैं ना, वक्त की नजाकत को देखते हुए। प्रीतपाल जी, वक्त की मजबूरी है, वक्त की मजबूरी है ना, ये सीधे कहिए कि मजबूरी है। टीएमसी क्या आतंकवादी पार्टी है? प्रीतपाल जी, क्या सुनिए ना, आप इधर उधर गेंद घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, सीधे सवाल पर आ जाइए। एक ब्रेक के लिए भी रुकना है। देश का संविधान अभी नष्ट होने जा रहा है। सभी विपक्षी पार्टी ये चाहती है कि जो आज दिल्ली के ऊपर हुआ है वो कल बंगाल के ऊपर ना हो, कल हरियाणा के ऊपर ना हो।
कल छत्तीसगढ़ के ऊपर ना हो, बिहार के ऊपर ना हो, ये सब केसीआर साहब ने टाटा बाय बाय कर दिया आज आप लोगों को। नहीं, आप फिर वही बात, अभी समय है ना, हम तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को भी चेल लेटर लिखेंगे कि जब तक मजबूत विपक्ष नहीं होता, मजबूत विपक्ष की बात उन्होंने कही है, तब तक बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है। आप इस बात को मानते हैं? शायद म्यूट हो गया है, अनम्यूट कर दीजिए चक्रवर्ती साहब, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है जी। चले मैं दोबारा आपके पास आता हूं, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर टीना, क्या कहेंगी? शरद पवार को तो आप मानती है ना कि सुलझे हुए नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं और उनकी बातें कही जाती हैं जो उनकी तरफ से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आप मानती हैं कि जब तक एक मजबूत गठबंधन नहीं होता विपक्षियों का, तब तक बीजेपी को हराना आसान नहीं है? और इसीलिए हम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं, लगातार ये बात बोल रहे हैं कि विपक्ष जो है वो एकजुट हो, और हमारी पूरी कोशिश है, और ये जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस के कंधों पर भी है। क्योंकि आप देखिए कि खड़गे जी जो हैं वो लगातार मिल भी रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन मैं भाजपा की प्रवक्ता को सुन रही थी, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि कांग्रेस में ये भाजपा को कह रहे हैं कि मोदी जी चेहरा, जब हार जाते हैं तो ये नड्डा जी का चेहरा लगा देते हैं। कर्नाटक इलेक्शन में आपने देखा, हिमाचल में देखा, इनके पास जो चेहरा है वो, इनका जो ब्रांड मोदी मैजिक जो था वो फेल हो गया है इस समय। कर्नाटक की जनता ने इनको दिखाया कि अब मोदी जो है, मोदी की जो चमक दमक पे जो पैसा, मार्केटिंग पे जो पैसा खर्च किया गया था, वो पैसा है जनता के टैक्स पेयर का पैसा, वो इनका वेस्ट हो गया है। अब सच्चाई सबके सामने है, दो शब्द नहीं बोल सकते देश का प्राइम मिनिस्टर बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, और वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो जिस छोड़िए ना, आपकी सुई वहीं पर जाकर टिक जाती है ना। सवाल यह है कि आपसे पूछो आपकी पार्टी की नीति के बारे में कि क्या रणनीति रहेगी, आप कहते हैं नहीं मोदी, नहीं बीजेपी। देखिए ये ताकत तो आप ही लोग दे रही है ना। नहीं, हम कोई ताकत नहीं दे रहे हैं, इनके पास कोई ताकत बची भी नहीं है। ये खुद अब जी चक्रवर्ती साहब आ रहा हूँ, इतने किलसाए हुए इसीलिए हैं क्योंकि अब इनको पता है कि 2024 में इनको नहीं, तो ये कह पाने की स्थिति में डॉक्टर टीना आप हैं, आप ये कह पाने की स्थिति में हैं आज की डेट में कि विपक्षी एकता की धुरी कांग्रेस पार्टी ही होगी और चेहरा भी शायद कांग्रेस से ही हो? देखिए, अब लगातार मीटिंग का दौर होगा, और हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है और बहुत पुरानी पार्टी है। और जिस तरीके अखिलेश यादव तो ऐसा नहीं मानते, मायावती भी ऐसा नहीं मानती कि कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी है। नहीं, वो तो सब कुछ इलेक्शन के रिजल्ट नहीं देखे आपने, कर्नाटक, हिमाचल, ये लोग तो जो है मोदी के नाम पे इन्होंने वोट मांगे थे। वो कहेंगे गुजरात भूल गए क्या आप? वो कहेंगे गुजरात से आपको खदेड़ दिया। छोड़िए ना, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अंतर होता है। अब देश का माहौल बदल गया है, अब जनता को दिख रहा है, राहुल गांधी जो है जिस तरीके से नफरत के बजाय को मोहब्बत बांट रहे हैं, तो सबको दिख रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद देखिए देश का माहौल पूरी तरीके से बदल गया है। अरे मोहब्बत की दुकान तो हिंदुस्तान में खोलनी चाहिए, वो अमेरिका में खोल रहे हैं। अमेरिका में भी किन लोगों से मिल रहे हैं? ये तो प्रचार जिस तरीके से किया गया है वो बहुत ही, जिसे मैं कहूँ इस पे तो बहस भी नहीं करनी चाहिए। अब वो अपने लोगों से बात कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया में बात करते तो भी सबको सुनाई देता। मीडिया की आवाज जो है वो सब जगह पहुंचती है, तो ऐसा नहीं है इसमें। तो नहीं, ये मतभेद जो चक्रवर्ती साहब हो जाते हैं ना कि एक तरफ कहते हैं कि हमारी तो आवाज दबाने की कोशिश की जाती है, मीडिया पर भी लांछन लगा दिया जाता है कि हमारी आवाज को दबा दिया जाता है, और फिर एक तरफ कहा जाता है कि वो तो कहीं से भी बोलें, उनकी आवाज तो पूरी दुनिया में गूंजेगी। खैर चक्रवर्ती साहब, क्या आपको लग रहा है कि अभी अखिलेश यादव की भी स्थिति साफ नहीं है कि वो किसके पलड़े में बैठ सकते हैं? वो केसीआर साहब के मंच पर दिखाई देते हैं, निमंत्रण कांग्रेस से मिलता है, वो पहुंचते नहीं है वहां पर, ममता दीदी के साथ भी दिखाई देते हैं। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति है क्या अभी? देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा सीटें वहीं से आती हैं। बिल्कुल, ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये सब आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और ये क्लियर हो जाएगा 12 जून में। हम
पहली बैठक जो हम लोग होगी, मैंने कहा पहली बैठक कब जो हम लोग 12 जून को हम लोग पहली बैठक कर रहे हैं, हमारे साथ जो दल आएंगे उनके साथ विचार विमर्श होगा, फिर वो दल आगे निकल करके और भी दूसरे दलों से बातचीत करेंगे। ये हम लोगों की पहली रणनीति है। अभी हमारे पास, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री का कोई भी इशू नहीं है। हम लोग कांग्रेस के साथ, ममता दीदी ने तो सबसे पहले स्टैंड पे क्लियर कर दिया था कि कांग्रेस 200 सीटों पे मजबूत है, और अभी वो आज की डेट की बात बताई है। चलिए, यानी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का चेहरा कबूल है ना टीएमसी को? हमें किसी से आपत्ति नहीं है, जो बीजेपी के खिलाफ होगा हम उसके साथ हैं। अभी देखिएगा बीजेपी से भी बहुत सारे लोग हम लोगों के साथ अंदरूनी समय चल रहा है बंगाल में, तो हम लोग के साथ आना चाहते हैं, लेकिन 6 महीने का जब चुनाव का बचेगा तभी हम अपने साथ उनको लेकर के आएंगे। ठीक है, ऐश्वर्य शाही साहब, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी मुगालते में ना रहे, तमाम विपक्षी पार्टियां तो एकजुट हो ही जाएंगी, बीजेपी अपना घर बचाए, उनके घर में भी टूट हो सकती है। देखिए, अभी मैं कांग्रेस आ रहा हूँ चक्रवर्ती साहब, सुन लीजिए, आप ही ने जो सवाल किया उसी पर जवाब दे रहे हो। जी, हम अपना घर बचा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आईना दिखाना भी जरूरी है। अभी हंसी आ रही थी, हमारी बहन बैठी हुई है यहाँ, इनको हंसी आ रही थी कि भाजपा क्या, तो महिलाओं पर हंस रहे हैं, 15 रुपए में मेडल की बात कर रहे हैं आपके सांसद। अरे भाई देखिए, मैंने बीच में नहीं बोला, ये बहस का वो मुद्दा नहीं है। जो जिस मुद्दे डॉक्टर टीना होगा, सुन लीजिए, उन्होंने भी आपको शांति से सुना, सुन लीजिए। अभी देखिए, आपने गुजरात का उदाहरण दिया, वहाँ भी कांग्रेस को कोई शर्म नहीं। नॉर्थ ईस्ट में 0 हो गए ये लोग, पश्चिम बंगाल में ही 44 से 0 हो गए थे, हम 3 से 66 तक पहुंच गए थे। दूसरी बात, एक बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने, लोकतंत्र की हत्या। अभी प्रितपाल भाई हमारे कह रहे थे लोकतंत्र की हत्या हो रही, संविधान नहीं बचेगा। मैं अपनी बहन से पूछना चाहूंगा कि क्या कर्नाटक और हिमाचल में लोकतंत्र बचा, लोकतंत्र की हत्या हुई या नहीं हुई? ये जरा बता दीजिएगा, आपका टर्न आएगा तो। एक बात और बोला इन्होंने, राहुल गांधी जी अपनों के बीच में बोल रहे हैं। देखिए अक्षय जी, मैंने कुछ नहीं कहा, ये हमारी बहन यहाँ बैठी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी अपनों के बीच में बोल रहे हैं। अपनों के बीच में कर्नाटक में भी बोले, वहाँ पाकिस्तान जैसे जीते वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए, और अपनों के बीच में अमेरिका में बोले, वहाँ खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। ये है इनके अपने, और ये है इनकी हकीकत। तो ये इसको भी ध्यान में रखकर हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि क्या हो रहा है। इनके उसमें खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। प्रितपाल भाई का एक जवाब मैं देना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कि अभी कुछ दिन पहले चाहे मनीष सिसोदिया जी या सत्येंद्र जैन जी जेल में जाते हैं, कांग्रेस के नेता आलोचना करते हैं, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, माकन साहब ने बयान दिया। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं के रेड पड़ती है, तो इनके नेता जो है बयान देते हैं, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, भ्रष्ट है वो लोग, उनको करना ही चाहिए। ये सब चीजों के बाद अक्षय जी आप सोच रहे हैं कि विपक्ष में एकता हो पाएगी? और शरद पवार साहब ने जो बात कहा, मजबूत विपक्ष, तो मुझे तो कहीं दूर दूर तक मजबूत विपक्ष नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपने एक शब्द पूछा, सलूजा साहब ने जवाब नहीं दिया कि कांग्रेस की छतरी के नीचे आप आएंगे या कांग्रेस को अपनी छतरी के नीचे रखेंगे। नहीं, पूछ लेते हैं ना फिर एक बार, क्योंकि ब्रेक पर हमें जाना था। सलूजा साहब देखिए, टीएमसी ने तो अपनी स्थिति स्पष्ट कर ली कि हमें चेहरे से कोई गुरेज नहीं है, अगर कांग्रेस की तरफ से चेहरा डिसाइड होता है तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं, हम साथ जाने को तैयार हैं। क्या आपने अभी कहा कि केजरीवाल में वो चेहरा दिखता है, क्या आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर केजरीवाल साहब को देख रही है, या आप भी सहमत है टीएमसी की तरह कि अगर जरूरत पड़ती है तो फिर हम कांग्रेस के नीचे भी काम करने को तैयार? मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, और सभी पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां इस बात को बार बार कह रही हैं, ये 2019 का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव एक निर्णायक रास्ता लेगा। महत्वपूर्ण ये कभी नहीं रहा, किसी भी पार्टियों में ना होना चाहिए। विपक्ष एक होगा, विपक्ष जनता की आवाज होती है, जो देश की जनता है, जो दबी कुचली जा रही है, जिसकी कोई बात नहीं सुन रहा। हमारी देश की बेटियां जो हमको गौरव दिला रही हैं, खिलाड़ी बच्चियां, वो सड़कों पे पड़ी हुई, किसान हमारा सड़कों पे पड़ा हुआ था। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को
लोकतंत्र से पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है। अभी देखिए अटहास कर रहे हैं हमारे भाई, बड़े भाई हमारे, बार बार इस बात को कह रहे हैं विपक्ष है नहीं, विपक्ष है कहा, विपक्ष है कहा। भाई साहब ये ठेंगा दिखाना बंद कीजिए। लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। अगर आप 2019 के बाद से चुनाव को देखेंगे, 18 राज्यों में 2014 से आप 2016 के बीच में आ गए थे। आज कितने राज्यों में इंडिपेंडेंट सरकार आपकी है? मात्र 6 राज्यों। नहीं, लेकिन पूर्व के रिजल्ट को आप आज की गारंटी नहीं मान सकते ना कि पूर्व में अगर ऐसा हुआ तो आज भी वैसा ही होगा। परिस्थितियों के हिसाब से चीजें चेंज होती है ना। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, सुनिए तो। नहीं प्रीतपाल जी, मैं आप ही से ये समझना चाह रहा हूँ कि अखिलेश यादव का स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है, बहन जी का स्टैंड क्लियर नहीं है। 80 सीटें आती हैं देश के सबसे बड़े सूबे से, वहां पर आम आदमी पार्टी का भी कोई आधार है नहीं इस समय। आप दिल्ली पंजाब की बात कर सकते हैं, गुजरात में भी कह सकते हैं कि भाई हमारा लगभग 12 से 13% वोटर हो गया है ना, लेकिन यूपी में आपको भी अभी खूब एड़ियां घिसनी है, ये बात तो साफ है। तो अगर उत्तर प्रदेश में अगर गठबंधन नहीं हो पाता, क्योंकि केसीआर साहब के मंच पर अखिलेश दिखाई दिए, ममता दीदी के साथ भी दिखाई देते हैं, वो साथ आएंगे। कांग्रेस को लेकर तो वो अखिलेश खुद अटैक करते रहे। देखिए अभी सभी पार्टियों के पास समय है, सभी पार्टियां अपना 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 काम कर रही हो। उत्तर प्रदेश की बात आम आदमी पार्टी को लेकर अगर आप अभी नगर निगम चुनाव हालिया निकला, उसमें आपने देखा हमारी करीबन 157 पार्षद हमारे और नगर पंचायत के कई लोग हमारे जीते, हमारी संख्या भी बढ़ी है। पार्षद देश का प्रधानमंत्री थोड़ा ही बनाएंगे ना सर जी, पार्षद नहीं बनाएंगे ना देश का प्रधानमंत्री। सवाल ये है, वो समय 2024 का आने दीजिए ना सर। सभी विपक्षी पार्टियां एक होंगी और ये एकदम महत्वपूर्ण नहीं है ममता जी के लिए। सर नहीं, मुझे एक चीज जवाब दीजिए ना, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, क्योंकि प्रचंड जीत हासिल की आम आदमी पार्टी ने, चाहे वो जब शुरुआती दौर का 49 दिन की सरकार हटा दी जाए तो प्रचंड जीत मिली है आम आदमी पार्टी को, लेकिन लोकसभा चुनाव में खाता नहीं खुला है। बिल्कुल, हम अपने आप को अक्षय जी एक सवाल मेरा था, मैं आ रहा हूँ शाही जी, मगर पंजाब में हमने पहली बार जवाब दे दो उसका बस। अभी हमने मेरा वो नहीं, एक सवाल है खाली प्रीतपाल भाई से। ठीक, पंजाब में भाजपा नहीं है, इनकी जमानत जब्त कराई हम लोगों ने, लेकिन कांग्रेस को प्रदेश में सिंगरौली में इनकी जमानत जब्त कराई जहाँ मामा जी का राज है। गुजरात के अंदर 36 सीटों पे हम लोग दूसरे नंबर पे आए। 5 हमारे वहाँ विधायक गुजरात के अंदर गुजरात मॉडल नरेंद्र मोदी जी कहते थे। अभी दिल्ली के अंदर 15 साल का इनका राज कुशासन चल रहा था। एमसीडी के अंदर इनको दिल्ली के लोगों ने मुंह काला करके नीचे उतारा। पंजाब में कांग्रेस को कितनी सीट दे रहे हैं प्रीतपाल भाई? देखिए लगातार भाजपा तो वहाँ नहीं है, चलिए आप मान लेते भाजपा नहीं है। देश की जनता अब इनके नकाब इनका चलिए, लेकिन देश की जनता तो ये भी पूछना चाहेगी ना चक्रवर्ती साहब, बड़े संक्षेप में एक फाइनल रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगा, चर्चा के समापन का वक्त हो रहा है, लेकिन देश की जनता तो ये भी देखेगी ना कि एक चुनाव में आप एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे पर भद्दे भद्दे कमेंट्स करते हैं, गंभीर आरोप लगाते हैं, और दूसरे चुनाव में आप गलबैया करते हैं, हम साथ साथ हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह विचारधारा तो नहीं बदलते। पीडीपी के साथ सरकार में गलबैया किसने की? अरे सरकार आपका तो उदय, जिसको गाली देकर आप सत्ता में आए उसी के साथ सरकार बनाई। क्या बात सरदार जी आप कर रहे हैं? प्रीतपाल जी, कांग्रेस को, शीला सरकार को आप लोग कोस कोस कर सत्ता में आए। आपकी तो पार्टी का जन्म ही जिसके विरोध में हुआ था, जिस पार्टी के, सर उसके समर्थन से सरकार बनाते हैं। नैतिकता की बात मत कीजिए, नैतिकता की दुहाई मत दीजिए। ये कोशिशें कीजिए कि विपक्षी एकता मजबूत कैसे होगी जब एक एक कर अलग होते जा रहे हैं। नवीन पटनायक साहब ने अपने रास्ते अलग कर लिए, शरद पवार साहब कहते हैं कि जब तक मजबूत गठबंधन नहीं, चुनौती देना आसान नहीं होगा। केसीआर की राहें जुदा हो चुकी हैं। अब निगाहें 12 जून को होने वाली पटना में ऐसे जमघट की लगाई जा रही हैं इस पर कि जब 12 जून को विपक्षी एकता की कवायद की जाएगी तो वो कौन कौन से दल होंगे जो एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे, क्योंकि अभी तो शुरुआत भर है। अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बचा हुआ है और उसके बाद एक सीट और क्या एक विपक्षी उम्मीदवार, ये रास्ता निकाल पाएगा विपक्ष। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।